Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you all are enjoying good health. Today I am here with another topic that is often disliked by students and they often remain confused about it. And the topic is voices or active and passive voice. But after watching this video, I assure you that your problem will be solved and you will have a better understanding of this topic. So let's start our today's video. आपके सामने जो है आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। ये आपकी आसानी के लिए मैंने बना दिया है और आई थिंक इससे पहले ये टेबल आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो है टेंसेस। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आते और आपको थोड़ी बहुत भी पहचान है तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस टेबल में आपके सारे टेंसेस और जो आपको पैसिव वॉइस में जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं, कहाँ यूज़ होने हैं, वो सब जो है वो लिखा हुआ है। क्योंकि पैसिव वॉइस करते हुए जो बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा इसमें मैंने इज़ आर एम लगाना है, इसमें मैंने विल शैल कैसे लगाना है, यहाँ पे हैड बीन कैसे आ गया। अब जब बच्चे थोड़ा सा फोकस नहीं करते हैं तो फिर जब इकट्ठा उनको करना पड़ता है पेपर में, जब वो आते हैं ऐसा क्वेश्चन की फॉर्म में, तो उनके लिए सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वहाँ पे पैदा होती है। अगर आप ये टेबल थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये मसला जो है आज ही जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस टेबल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली जो है वो कुछ सेंटेंसेस इस टेबल को रख के सामने बताऊँगी कि आपने किस तरह से इस टेबल की मदद से अपने एक्टिव को पैसिव में बनाना है। तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडिंग दी हुई है टेंसेस। टेंसेस के साथ है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मीन्स कि जो आपका पहला बॉक्स है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। एक साइड पे आपके टेंसेस हैं। उसके बाद आपका है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। अब आपके पास टोटल 12 टेंसेस हैं, लेकिन जो है हम जो 4 हैं उसके वॉइसेस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सेंटेंसेस जो हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते या बुक्स में नहीं मिलते, वो सब कुछ है, लेकिन वो पैसिव वॉइस की फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर सही नहीं बनता, इसलिए उनको नहीं किया जाता। तो बाकी 3 मैंने नीचे नहीं लिखे, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्योंकि इस टेबल में आ रहा था इसलिए मैंने वहाँ क्रॉस लगा दिया है कि ये टेंस नहीं होता। अब अगर आप ये देखें कि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होती है थोड़ी सारी, वो प्रेजेंट और पास्ट में होती है कि बच्चे को यही समझ नहीं आती कि अच्छा प्रेजेंट कौन सा आ गया तो पास्ट कौन सा आ गया। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो दोनों सेम होंगे, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं अभी आपको डिटेल से बताती हूँ। इस तरह से जो आपका प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा। चलें अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो हमारी सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसके अंदर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी विद एस या ई एस। अगर वो ही शी इट के साथ है तो उसके साथ एस या ई एस आएगा, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। मतलब वी है, दे है, यू है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये आपके जो एक ही बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक वेव दे दी है। ऊपर आपके पास सेंटेंस की पहचान है कि जो एक्टिव सेंटेंस है उसकी क्या पहचान होगी, और नीचे मैंने उसके जो पैसिव वॉइस बनाना है उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है उसको लिख दिया है। तो आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपको जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया कि सेंटेंस की हमें कैसे पहचान पता लगेगी कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर उसके अगर सिंगल के साथ है एस या ई एस है, और अगर वो क्वेश्चन की फॉर्म में है तो फिर डू डज है। डू डज क्वेश्चन की फॉर्म में है या नेगेटिव है, मतलब इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, तो उसके बाद डू डज या आएगा, और डू डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। और ये याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस है तो उसमें थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड है, उसमें हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है। अब हम इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ये इंडेफिनिट है तीनों, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारे पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई होगी सेंटेंस के अंदर, और अगर वो क्वेश्चन है या वो नेगेटिव है तो डिड दिया गया होगा, और डिड के बाद हमेशा से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने उसमें वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। वॉज सिंगल के लिए आएगा, वर जो है वो प्लूरल के लिए आएगा।
इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में सेंटेंस के अंदर अगर विल शेल प्लस थर्ड फॉर्म है, विल शेल प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इट मीन्स कि आपका सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब उसको पैसिवाइज बनाने के लिए हमारे पास विल बी और शेल भी होगा। ठीक, सिर्फ जो कन्फ्यूजन होती है वो अब प्रेजेंट और पास्ट में होगी। अदरवाइज अगर आप इस पर ध्यान से बाकियों में देखें तो आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट में पहले से ही आपने जो लगा होगा उसी के साथ बी लगाना है, आपने खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस और पास्ट कॉन्टीन्यूस को दोनों को कंपेयर करते हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये आपका कॉन्टीन्यूस टेंस है। प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब है अभी, जो चीज़ अभी हो रही है, तो उसमें हमारे पास सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया गया होगा। याद रखना है आप लोगों ने कि इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस का मतलब ही है जो जारी है, जो ख़त्म नहीं हुआ। अब जब हम उसको पैसिवाइज बनाएंगे तो यही इज, आर, एम आएंगे और साथ में बीइंग का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि ये बीइंग कॉन्टीन्यूस को शो करवाएगा, और जो फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी उसी का थर्ड फॉर्म जो है हम इस्तेमाल कर देंगे। इज हमारे पास सिंगल के लिए आएगा, एम हम जो है वो आई के लिए यूज़ करते हैं, और आर जो है हम ज़्यादा के लिए यानी कि दे, हुई के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे इज, आर, एम था, यानी कि ये प्रेजेंट है। अब पास्ट का मतलब है जो गुजर गया, तो गुजरे हुए के लिए हम वॉज वर यूज़ करेंगे। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो रहा है और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ हो रहा है। इसको बनाने के लिए हम वॉज बीइंग लगाएंगे और वर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर आपको एक ही समझ आ गई तो दोनों को करना मुश्किल नहीं है, दोनों में चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ इज, आर, एम और वॉज वर का फ़र्क है, बाकी दोनों जो हैं ऑलमोस्ट सेम होंगे स्ट्रक्चर वाइज जब हमने इसको पैसे बनाना है। अगर यहाँ पे इज लगा है प्रेजेंट में तो पास्ट में हमने वॉज या वर का इस्तेमाल करना है, और फ्यूचर का सेंटेंस हम जो है पैसे वाइज बनाते हुए नहीं यूज़ करते हैं। लास्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। अब ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम हैं, यानी कि आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में थोड़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ये टेबल याद रखते हैं तो वो भी आपको नहीं इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर आपके पास सेंटेंस के अंदर हैज़ या हैव है, और याद रखिएगा कि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वो आपको ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर गिवन होगी। तो अगर आपके पास हैज़ या हैव है, हैज़ सिंगल के साथ, हैव प्लूरल के साथ, तो अगर हैज़ हैव है तो इट मीन्स वो प्रेजेंट का है, और अगर हैड है तो वो आपका पास्ट का है। हैज़ हैव के लिए हमने हैज़ बीन लगाना है और हैव बीन लगाना है। ये जो बीन है ये परफेक्ट के लगता है, और ये जो बीइंग है ये कॉन्टीन्यूस के लिए लगता है। ये भी याद रखिएगा कि BEING कॉन्टीन्यूस के लिए और BEEN परफेक्ट के लिए। अब हमने हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, तो जी ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और हमने यहाँ लगा लिया हैज़ बीन और हैव बीन, जो हमने चेंज करना है। जब हम पास्ट परफेक्ट का करेंगे तो उसमें चाहे सिंगल है चाहे प्लूरल है, हमारे पास हैड ही आएगा, और हमने उसको पैसिव वॉइस बनाते हुए भी हैड बीन का इस्तेमाल ही करना है। लास्ट आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब परफेक्ट जहाँ भी आएगा वहाँ पे हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन अब ये क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर के लिए विल और शेल का इस्तेमाल भी साथ में लाजमी होता है। तो जहाँ पे विल है और शेल हैव होगा वहाँ पे आपका इसका मतलब है कि वो सेंटेंस है फ्यूचर का। अब आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ जी ऊपर अगर सिर्फ खाली विल और शेल है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, लेकिन विल हैव और शेल हैव है तो वो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होगा। इसको पैसिवाइज बनाते हुए विल हैव बीन और शेल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो अब इसको थोड़ा सा टेबल को आप 2 मिनट लगा के जब रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये टेबल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब आप अगर गौर करें तो सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, बाकी सब में आपको जो चीज़ें सेंटेंस के अंदर दी गई होंगी वही आपका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होंगी थोड़े बहुत एडिशन के साथ। याद रखिए कि सिर्फ आपके पास यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट है। ये सिर्फ एक छोटा सा आपने डिफरेंस याद रखना है, अदरवाइज ये टेबल बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो अगर आपको इसकी समझ आ जाती है तो एक्टिव पैसिव आपके लिए किसी भी तरह का कोई मसला क्रिएट नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ कि टेबल आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जी अब बेटे हम एग्जाम्पल से इस चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं कि एक्टिव पैसिव में हमारे पास सेंटेंस किस फॉर्म में होता है। अगर आप एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है। अब ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है मैं पिछली वीडियो जो नरेशन की थी उसमें मैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पर्सन्स वगैरह को डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट जो काम करता है,
मीन्स के परफॉर्म्स एक्शन, सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिस पे काम किया जाता है, जिस पे काम किया जाता है मीन्स के जो रिसीव करता है एक्शन को, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और वर्ब है काम करना, मीन्स जैसे अगर मैं अभी लिख रही हूँ, खाना पीना सोना जागना, ये सारा जो है वो काम करना है, एक्शन है जिसमें आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस के अंदर 3 चीज़ों का होना लाजमी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव जो है वो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। अब पैसिव वॉइस में यही सब्जेक्ट जो है वो एंड में चला जाता है। यहाँ पे आप इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हो, या यहाँ पे आप इसको एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं एजेंट। या आपने बड़ा कॉमन सुना होगा एजेंट। एजेंट जिससे हम काम करवाते हैं, मीन्स के एक्टर जो काम करता है हमारे, जो एक्शन परफॉर्म करता है। अब अगर ये एजेंट जो है अगर स्टार्ट में आता है, इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो दैट विल बी एक्टिव वॉइस। अगर ये एजेंट एट द एंड चला जाए तो दैट विल बी पैसिव वॉइस। तो ये आपका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अगर ये स्टार्ट में है तो आपका ये एक्टिव वॉइस है, अगर ये एंड में है तो ये पैसिव वॉइस है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल लिखी है कि आई सी द मैप। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम अभी टेबल की मदद लेंगे, लेकिन उससे पहले जो थोड़ी सी जो इसके रूल्स हैं हम उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने सबसे पहले अपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। जब तक हमारा वर्ब आइडेंटिफाई नहीं होगा हमें नहीं पता लगेगा कि हमारा सब्जेक्ट किधर है और हमारा ऑब्जेक्ट किधर है। अब वर्ब मतलब काम, आई सी द मैप। अब यहाँ पे मैंने अगर इसको उर्दू ट्रांसलेट करती हूँ कि आई सी द मैप, मैं एक नक्शा देखती हूँ। अब यहाँ पे जो काम है वो है देखना, सी, ये आपका है वर्ब। अब जो आपका एजेंट है या जो आपका सब्जेक्ट है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है। अब वर्ब से पहले यहाँ पे आ रहा है आई, तो आई मतलब कि ये आपका सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब जो है, वर्ब के बाद है, अब ये आई जो है ये देख रहा है, लेकिन क्या देख रहा है, मैप, द मैप, तो ये आपका है ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस में बात वही है, इसमें आपने कंफ्यूज होने वाली या परेशान होने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है कि एक्टिव और पैसिव में फ़र्क इतना सा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बात वही होती है, सिर्फ कहने का अंदाज जो है वो बदल जाता है, बाकी इसके अंदर किसी किस्म का डिफरेंस नहीं है। आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट को उठा के लेके आना है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को आपने ले जाना है सब्जेक्ट की जगह। अब मेरा ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट की जगह आएगा तो मैंने लगाना है द मैप। अब ये मैप आपने ये देखना है कि सिंगल है या प्लूरल है। अब ये सिंगल है और ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। द मैप इज सीन बाय मी, तो ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। सेम चीज़ वही है, जो यहाँ बात कन्वे की गई है वही बात यहाँ कन्वे की गई है, सिर्फ कुछ वर्ड्स का एडिशन हो गया है। आपने ये याद रखना है कि आपका जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा उसको आपने लिखने के बाद आपके पास वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, देन बाय, और फिर आपका जो सब्जेक्ट है एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाती हूँ उस टेबल की मदद से, लेकिन उससे पहले आपने ये देखना है कि जब हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो हमारा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो किस तरह परफॉर्म करेगा। ये भी मैं पिछली वीडियो में आपको एक दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ कि आई जब एज अ सब्जेक्ट होगा तो उसको हम आई लिखेंगे, लेकिन जब वो एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो चेंज होगा मी में, वी अस में, ही हिम शी हर, दे देम, और यू जो है वो यू में ही रहेगा। तो ये थोड़ी सारी चेंजेस हैं जिसको आप थोड़ा सा एक दफ़ा या दो दफ़ा पढ़ लेते हैं तो आपको फ़ौरन से जहन में बैठ जाएंगी। तो चलें अब हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब आपके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। दे ड्रॉ पिक्चर्स, दे ड्रू पिक्चर्स। अब आप ये कहेंगे कि एक ही टाइम में 2 एग्जाम्पल्स क्यों लिखी हैं। ये इसलिए लिखी है ताकि आपको प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और आपको जो है समझने में भी आसानी हो। अब मैं आपके सामने ये टेबल रखती हूँ और ये मैंने आपके साथ ये सेंटेंसेस के ऊपर ये जितना मैंने भी इस्तेमाल करना है उतना बाकी मैंने छुपा दिया, उसको हमने सामने कर लिया है।
अब ये देखें, दे ड्रॉ पिक्चर्स। अब मैंने आपसे कहा था कि आपने सबसे पहला जो काम करना है, आपने डायरेक्टली इसको वॉइस में चेंज, वैसे वॉइस में चेंज नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपना यहाँ पे वर्ब ढूंढना है कि काम जो है वो क्या है। दे ड्रॉ पिक्चर्स, कि वो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो जो ड्रॉ करना है वो आपका है वर्ब। ये मेरा वर्ब आ गया। अब वर्ब से पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद मतलब कि वो अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, पिक्चर्स। ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इतना तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब मैंने ये देखना है कि ये ड्रॉ मैंने वर्ब अंडरलाइन किया है, ये किस फॉर्म से किस टेंस से बिलोंग करता है। जब तक ये मुझे पता नहीं होगा, मेरा पैसिव वॉइस कभी भी ठीक नहीं होगा। और यहीं पे बच्चे आके गलती करते हैं कि बाकी सब स्ट्रक्चर ठीक लिखा होता है और सिर्फ यहाँ पे अगर इज़ लगाना है तो वॉज लगा देंगे, वॉज लगाना है तो विल लगा देंगे। तो अब आपने इस टेबल को समझना है। देखें, अब मैंने ये कहा कि ये मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने इसको एक थोड़ा सा अपनी रफ याददाश्त कर लिख लिया कि ये मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब मैंने ये ढूंढना है कि जो टेबल था उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस बॉक्स में लिखा हुआ था। तो अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो जनाब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेरा लिखा हुआ है प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट के अंदर मेरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला जो टेंस है ये बिलोंग करता है प्रेजेंट इनडेफिनिट से। अब आपने क्योंकि अभी बिगनर हैं तो आपने ये लाजमी लिख लेना है कि ये जो मेरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का है। अब इतना अगर मुझे क्लियर हो गया है तो अब मैंने ये देखना है कि अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है तो उसमें मैंने क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में हमने जब पैसिव में चेंज करना है तो हमने लगाना है इज़, आर, एम में से कोई एक जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो अब हम देखते हैं इज़, आर, एम, ये दो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। ये अगर ये दो आपको आइडिया हो गया है तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या कहा था कि हमने ऑब्जेक्ट को लेके आना है सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को लेके जाना है हमने ऑब्जेक्ट की जगह। हम अपना ऑब्जेक्ट लेके आते हैं पहले, वो है पिक्चर्स। अब पिक्चर्स क्योंकि ज़्यादा हैं, जब ये ज़्यादा हैं तो यहाँ पे इज़, आर, एम में लगेगा आर, पिक्चर्स आर। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म में आना है। तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, DRAWN, तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। पिक्चर्स आर ड्रॉन, उसके बाद हमारा आएगा बाय, देन, जस्ट, ये आपका इसका पैसिव वॉइस बन गया। यानी कि आपके पास जब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपकी थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। तो ये आपका पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट होगा जी। उसके बाद है दे ड्रू पिक्चर्स। अब सबसे पहले वही मैंने करना है कि मैंने अपना जो है वर्ब उसको आइडेंटिफाई करना है। वर्ब से पहले मेरा सब्जेक्ट आता है, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, और फिर मेरा ऑब्जेक्ट अंडरलाइन हो गया। अब ये ड्रू है, यहाँ पे ड्रॉ था, ये ड्रू है। अब ड्रू जो है वो ड्रॉ की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस होगा। तो ये देखें, ड्रू, आपको ये अगर आइडिया है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो अब इस हम बॉक्स में चले जाते हैं कि जहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हो। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा इस बॉक्स में लिखा है जो उसके पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने यहाँ पे लगाना है वॉज और वर, इनमें से कुछ एक लगेगा। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। पिक्चर्स, अब ये पिक्चर्स क्योंकि ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के लिए हम साथ वर लगाएंगे। पिक्चर्स वर ड्रॉन बाय देन। सेम प्रोसेस कि आपका पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, फिर आपकी थर्ड फॉर्म, फिर आपका बाय, और देन एंड में आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये आपका जो है डिफरेंस है दोनों का, प्रेजेंट और पास्ट का, कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वर्ब जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उस पर ध्यान करना है। इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। He sang a beautiful song. He sings a beautiful song। सबसे पहले वही प्रोसेस कि आपने अंडरलाइन किया कि मेरा वर्ब किधर है, काम जो है वो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काम जो है वो सिंग्स, गाना जो है वो काम है। तो ये आपका वर्ब है। वर्ब कौन कर रहा है, वो है सब्जेक्ट, और वो मतलब कैसा है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वो अगर वो गाना गा रहा कि वो सिंग गा रहा है तो क्या गा रहा है, तो वो है गाना।
जो कि ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल भी उसके साथ ही आएगा, ये उसी से रिलेटेड है, ये उसका एडजेक्टिव है जो उसके साथ ही रहेगा, उसको हमने अलग नहीं करना। इसलिए मैंने जो है इसको थोड़ा लंबा लिखा है, ताकि आपको अगर ऐसे भी आए तो आपने कंफ्यूज नहीं कि अभी सिंग्स के बाद मैंने आप ब्यूटीफुल को अंडरलाइन नहीं करना, वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सॉन्ग है और ये उसका एडजेक्टिव है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं जब इसको यहाँ पे लेके आऊँगी तो पहले मैंने ये देखना है कि ये एस है। अब फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, तो देखें फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस, तो वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हम लिखेंगे आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि एक सॉन्ग है, इज संग बाय हिम। अब सेम मैं इसी को देखती हूँ। अब यहाँ है सैंग, सैंग आपका है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैं देखती हूँ कि जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किधर किस बॉक्स में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलें, अब इसका मतलब है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या लगाना है, वॉज या वर। सो आ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग बाय हिम। तो अब आप देखें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ आपका इज़ और वॉज का, यानी कि यहाँ पे इज़ आर एम, यहाँ पे वॉज वर, यहाँ वॉज था, यहाँ वर, यहाँ पे इज़ है और यहाँ पे आर है। इस तरह से आपका अगर स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट से जब सब्जेक्ट में अगर एंड में अगर नी हो, वो अगर स्टार्ट में आई बन जाएगा तो फिर हम उसका एम लगाएंगे। तो ये देखें, आप इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपने किस पे गौर करना है, सिर्फ अपने फॉर्म ऑफ वर्ब पे। अगर ये आपका क्लियर है, फॉर्म ऑफ वर्ब आपको आती है, तो ये टेबल, अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते हैं, ये टेबल आप याद रखें तो बाकी हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ध्यान रखनी है कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब को अंडरलाइन किया, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि अच्छा ये फॉर्म ऑफ वर्ब मेरी किस बॉक्स से टैली कर रही है, उस बॉक्स को आपने वहाँ पे जो आपको दिया हेल्पिंग वर्ब दिए गए होंगे उनको जस्ट पुट करके आपका ये पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई शैल बाय अ न्यू कार। अब वैसे ही करना है कि अब हमें देखना है कि हमारा वर्ब किधर है, आई शैल बाय अ न्यू कार। तो अब देखें कि इसमें वर्ब किधर है, वर्ब जो हमारा काम है वो है, एक्शन है बाय, खरीदना, ये हमारा वर्ब है। अब हमने कहा था कि वर्ब से फ़ौरन पहले जो है वो सब्जेक्ट आता है, तो आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो आप जो खरीद रहा है वो कौन है, वो आई है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और क्या खरीद रहा है, एक नई गाड़ी, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले जो मेरा मेन काम था, मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लिया। अब मैंने ये देखना है कि अब मेरे पास ये चीज़ पहले तो नहीं थी, अब अगर ये है तो ये किससे बिलोंग करती है। अब ये विल शैल आपको बगैर सोचे समझे आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर इसमें विल शैल है तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग विल शैल जो था मेरा फ्यूचर में था। अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेंटेंस होगा फ्यूचर इनडेफिनिट का। उसको बनाने के लिए मैंने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए इसमें आपको यहाँ तो आपको फिर भी थोड़ा सोचना पड़ गया था कि अच्छा ड्रू कौन सी फॉर्म है और ड्रॉ कौन सी फॉर्म है। तो जहाँ सिंपल आपको विल या शैल दिया गया है तो वहाँ बगैर सोचे समझे आपने विल बी और शैल बी या लगा देना है। तो अ न्यू कार विल बी बॉट बाय मी। आई के साथ हम शेल लगाते हैं, आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ हम विल लगाते हैं। तो ये आपने ये गलती नहीं करनी कि ऊपर अगर शेल दिया हुआ है तो नीचे भी शेल आएगा, ऐसा नहीं होगा। आई और वी के साथ हम शेल लगाएंगे और बाकी सब के साथ आपने विल लगाना है। तो आई अ न्यू कार जब हमारा एज ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट आया तो ये आई या वी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि आई और वी जब आएगा तो शेल आएगा, अदरवाइज बाकी सब के साथ विल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपका जो इनडेफिनिट टेंस है ये कंप्लीट हो गया होगा और आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट मैंने आपके लिए फिर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। ही इज़ हेल्पिंग मी, ही वॉज हेल्पिंग मी। अब सबसे पहले जब आप देखें जहाँ पे ING आ जाएगा वो सेंटेंस हमेशा होगा कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। अब वो कौन सा कॉन्टिन्यूस है, वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ही इज़ हेल्पिंग मी, तो ये ING मुझे शो करवा रहा है कि ये मेरा टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब बात जो है या काम जो है अभी जारी है। ही वॉज हेल्पिंग मी, यहाँ पे भी ING है तो इट मीन्स कि ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। अब ये देखें
कि यहाँ पे आपके पास हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है या ये पास्ट कॉन्टीन्यूस है। तो अगर आपके पास सेंटेंस में इज़ आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे देखते जाएं, इज़ आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अगर इस तरह से है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। लेकिन अगर इसके साथ वॉज वर्ब है, ये देखिए वॉज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सवाए आपके यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के। तो आपको अगर एक आ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ही इज़ हेल्पिंग मी, ही वॉज हेल्पिंग मी। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपना वर्ब। ये है मेरा वर्ब, ये है मेरा सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। अब ये देखें यहाँ मी एज अ ऑब्जेक्ट जब है तो ये मी है, लेकिन जब ये एज ए सब्जेक्ट आएगा तो इसमें आई यूज़ होना है और आई के बाद हम लगाएंगे एम बीइंग। ये देखें इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। तो आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अब ही वॉज हेल्पिंग मी, तो सेम वही वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब ये क्योंकि वॉज है तो वॉज पे हमारे पास वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग का इस्तेमाल होना है। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तो ये देखें बहुत ही आसान तरीके से, अगर आपको एक की समझ आ जाती है तो दूसरे में तो इशू ही कोई नहीं है। यहाँ पे आपके पास इज आर एम है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, वॉज वर है विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस। इस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हमने इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग का इस्तेमाल करना है। पास्ट कॉन्टीन्यूस में हमने वॉज बीइंग या वर बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें ये टेबल आपके लिए कितना हेल्पफुल है कि आपने सिर्फ एक चीज़ को याद करना है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है वो आ जानी है। जी बच्चों अब हम अगला टेंस करते हैं। मैंने आपके लिए फिर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई हैव डन माई वर्क, आई हैड डन माई वर्क। अब आप ये देखें कि आपने यहाँ पे ये जो हैव और हैड आपको नज़र आ रहा है, ये हमेशा इसको चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा कि जो सेंटेंस है वो परफेक्ट है। मतलब जब काम कर लिया जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, तब हम हैज़, हैव और हैड लगाते हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। हैज़ या हैव लगा होगा तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैड लगा होगा तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो अब इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जो फॉर्म दी होती है वो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी होती है। इसमें अगर आप कम से कम ये आपको फ़ायदा होगा कि अगर फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी थर्ड भूल गई है तो यहाँ ये इशू नहीं होगा। तो हैव से मैंने आइडेंटिफाई किया, ये देखिए हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का, हैज़ और हैव वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, ये मेरा वर्ब है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को लेके आ रही हूँ। माई वर्क, हम सिंगल है तो हैज़ बीन लगेगा, हैज़ बीन डन बाय मी। तो ये देखें आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे माई वर्क, अब यहाँ पे क्योंकि हैड है तो मैंने कहा था कि हैड ये सिंगल प्लूरल सब के साथ लगता है, तो माई वर्क हैड बीन डन बाय मी। तो ये आपके दोनों सेंटेंस हैं कि आप देखें कि माइनर सा डिफरेंस है। आपने सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, अपने माइंड में चीज़ों को रखना है कि हैड है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट है, उसमें हैड बीन आ जाएगा। हैव है तो हैज़ बीन या हैव बीन। अच्छा ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए कि अच्छा यहाँ हैव था तो नीचे भी हैव आना चाहिए, नो। ये हमारा आई के साथ हैव लगाते हैं, यहाँ पे जब हमारा माई वर्क सिंगल के तौर पे यूज़ हो रहा है तो उसके साथ हमने हैज़ लगाना है। तो अगर यहाँ पे आपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है, यहाँ पे जो कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आई थिंक ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से परफेक्ट के सेंटेंस को करना है। लास्ट वन हमारा है फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस, जिसके अंदर जो है वो सेंटेंस के अंदर विल हैव और शैल हैव ऑलरेडी दिया गया होगा। जी अब हम लास्ट बॉक्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उसके लिए क्या होगा, आपके पास सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होगा। तो देखें ही विल हैव रिटन अ बुक, तो विल हैव मतलब कि जब विल भी है और हैव भी है, विल मतलब फ्यूचर और हैव मतलब परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट से वो बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हम अपना आपके पास ये वर्ब निकल आया, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट। अब हम इसको स्टार्ट में लेके आते हैं। अ बुक विल हैव बीन, ये देखें विल हैव बीन या शैल हैव बीन, अगर यहाँ पे आया होता तो हम शैल लगाते हैं। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम।
तो ये आपको मैंने सबकी एक एक दो दो एग्जांपल्स के साथ समझाया है कि किस तरह से ये टेबल जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब अगर मैं बात करती हूँ, अगर तो आपको यहाँ तक समझ आ गई है, तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको जो है चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल सी टिप है आपके लिए कि आप अगर उस टिप को फॉलो करते हैं तो कभी भी आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। जैसे जी, अब हमने सिंपल सेंटेंसेस कर लिए, अब हम चलते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट के थोड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाकियों को तो करना इतना मुश्किल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जब इसमें हमने लिखा कि डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो हम उसी तरह से सेंटेंस को पढ़ेंगे, डज ही ईट मीट। अब ये डज हमें क्लियर कट शो करवा रहा है कि ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। अब आपने क्या करना है, वैसे ही हम करेंगे हमारा वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ करना क्या है कि इस डज को आपने क्रॉस कर देना है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके सेंटेंस के साथ फिलहाल, सवाए इसके कि आपने ये जहन में रखना है कि अगर डज है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हम यहाँ हल्का सा लिख लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। बाकी इस डज का अब इस सेंटेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है पैसिव वॉइस बनाने तक। अब ये देखें मेरे पास ये क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने इसको छोड़ दिया, अब मैंने बाकी सेंटेंस को सॉल्व करना है। मैंगो इज ईटन बाय हिम। अब ये मेरा सेंटेंस आ गया। अब क्योंकि सेंटेंस मेरा सवालिया है तो मैंने क्या करना है कि मैंने डू डज नीचे नहीं लिखना, मेरे पास यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो भी आएगा, इज, आर, एम, जो भी मेरे पास सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको मैंने क्या करना है कि मैंने बाहर निकाल देना है। इज मैंगो ईटन बाय हिम, तो ये मेरा इसका जो है वो पैसिव वॉइस बन जाएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से डू दे प्ले क्रिकेट, तो डू जो है वो फिर आपका प्रेजेंट का है, इसको काटते हैं, यहाँ पे लिख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाकी को आप सॉल्व कर लें। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये बाहर आ गया, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम, तो ये मेरा इस वाले का आंसर जो है वो ये वाला हो गया। ये जस्ट मैंने सॉल्व करने के लिए लिखा और ये मेरा डायरेक्ट आंसर। अब तक डायरेक्ट करेंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको काट के बाकी सॉल्व करें और उसके बाद वहाँ से हेल्पिंग वर्ब निकाल लें। नेक्स्ट है मेरा नेगेटिव, आई डू नॉट नॉक एट द डोर। अब यहाँ सेम वही प्रोसेस करना है कि आपने डू नॉट को नहीं देखना, आपने बाकी सेंटेंस की तरफ ध्यान करना है। आई नॉक एट द डोर, अब याद रखिएगा कि जो प्रपोजिशन होती है वो हमेशा साथ आती है, तो द डोर क्योंकि सिंगल है ये प्रेजेंट है, इज नॉक्ड एट बाय मी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर आया था। अब ये क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने क्या करना है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद मैंने यहाँ पे नॉट को पुट कर देना है, तो मेरा ये इसका आंसर बन जाएगा। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज नॉट को सबसे पहले काटें ताकि ये आपके लिए कन्फ्यूजन ना बनाए, ये समझें कि आपके पास है ही नहीं है। बाकी आप अपना वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें। सो अब हम अपना ऑब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। आ सॉन्ग क्योंकि सिंगल है, इज संग बाय हर। अब याद रखना है आपने कि इसको काटा है तो इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, ये समझे कि आपके सेंटेंस का पार्ट ही नहीं है। बस जब आपने सेंटेंस को सॉल्व कर लिया तो एंड में इस डज और डू ने कभी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस में नहीं आना। अब ये क्योंकि नॉट का सेंटेंस था तो इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट लगा दिया, तो मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास यू डिड नॉट किल द स्नेक। सेम वही प्रोसेस करेंगे, आपने इसको काट देना है, ये समझिए आपके पास नहीं है। बस ये याद रखना है कि डिड जो है वो पास्ट का सेंटेंस है, तो द स्नेक क्योंकि हम पास्ट में लगाते हैं वॉज किल्ड बाय यू। सो अब हम क्या करेंगे, अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे नॉट को लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिड शी हेल्प मी, सॉरी यू। तो सेम जैसे मैंने प्रेजेंट का किया, ये डिड मुझे शो करवा रहा है पास्ट टेंस को, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, बाकी मैंने अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया। यू वर यू वॉज हेल्प
बाय हर, ये मेरा सेंटेंस है। सो यू वर, सॉरी वॉज नहीं, वर आएगा क्योंकि यू एज अ हम प्लूरल यूज़ करते हैं। तो यू वर हेल्प बाय हर। अब यहाँ से आपके पास ये क्योंकि डिड था, पास्ट फॉर्म थी, तो यहाँ से मेरा वर बाहर आया। वर यू हेल्प बाय हर, और एंड में क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट है। अब एक सेंटेंस में लिखा है वाई डिड यू हेल्प हिम। अब इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वाई डिड यू हेल्प हिम सेम जैसे मैंने डिड को काटा था इस तरह वाई को भी काट दें, इसका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। बाकी को सॉल्व करें, 3 चीज़ें आपके पास, इसको सॉल्व करें। ही जो है, सॉरी हिम जो है वो ही में चेंज होगा। ही वॉज हेल्प्ड बाय यू, सेम यहाँ पे मेरा जैसे मैंने पहले किया था, वॉज ही हेल्प्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि यहाँ पे वाई पूछा है क्यों, तो मैंने क्या करना है कि वाई को यहाँ पे एज इट इज लगा देना है। तो वाई वॉज ही हेल्प बाय यू, ये इसका आंसर आ जाएगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ कुछ मैंने 2-3 सेंटेंसेस लिखे हैं बाकी टेंसेस के, जिसमें मैंने इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लिखे हैं। आप इसी बेस पे बाकी अपनी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कीजिएगा। जैसे है एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे जब इस तरह से सेंटेंस आता है, आपने सबसे पहले उसके लिए क्या करना है कि उसको अंदर लेके जाके अरेंज कर लें। आपकी आसानी के लिए जब अरेंज हो जाएगा तो आपको करना बिल्कुल आसान लगेगा। अब ये देखें, ये आपका एक जो है वो अफर्मेटिव या एक सिंपल सेंटेंसेस बन गया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसको मैंने इंट्रोगेटिव से एक सिंपल सेंटेंस जो है वो बना दिया। अब मैंने इसको चेंज करना है। ये देखें, इज आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब क्योंकि ये सवालिया जुमला है मेरा, तो ये 2 इसका आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर जो है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लेके आए, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय मी, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो इसका आंसर है, ये वाला इसका आंसर होगा। आप क्योंकि जब डायरेक्ट करोगे तो उसमें बेटे गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आप 1 सेकंड अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो करेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आर दे फ्लाइंग काइट्स, तो सेम आपका यही, इसको पहले अंदर लेके जाएं, दे आर फ्लाइंग काइट्स। अब ये आप इसको आइडेंटिफाई करें कि टेंस कौन सा है। इज आर एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो काइट्स ज़्यादा हैं, आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। अब क्या करना है कि मैंने अपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है, आर काइट्स बीइंग फ्लॉन बाय देम, और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब ये याद रखिएगा कि ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे आर है तो मेरा यहाँ भी आर आए। देखिए यहाँ पे एम था तो यहाँ मेरा इज आया। ये हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप लेके आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग होगा। आपने क्वेश्चन में इज आर एम को नहीं देखना। दे वर नॉट रीडिंग अ बुक, अब ये आपका नॉट है, इसको भी मत जो है वो यूज़ करें। अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय देम। अब क्योंकि नॉट लगाना है तो जहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मैं इसको नॉट को पुट कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ वर्ब था, मैंने यहाँ वॉज लगाया क्योंकि मेरा जो है यहाँ पे अब सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज़ हो रहा है वो सिंगल है, जबकि यहाँ पे ये प्लूरल के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसको भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। शैल आई लर्न द लेसन, अब पहले शेल को हम अंदर लेके जाते हैं, आई शैल लर्न द लेसन। इसको सॉल्व करते हैं। विल शैल हमें बताता है कि हमने पैसिव वॉइस में विल भी और शैल भी लगाना है। द लेसन विल बी लर्नड बाय मी। अब यहाँ से जो मेरा हेल्पिंग वर्ब होगा वो मैं शुरू में ले आऊँगी। विल द लेसन बी लर्नड बाय मी, और हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये बेटे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, इस तरह से आप बाकी प्रैक्टिस करें और इस टेबल को लाजमी तौर पे याद करें। ये टेबल अगर आपको आ गया है तो समझे आपके लिए एक्टिव पैसिव बहुत आसान है। यहाँ पे हर चीज़ आपके जो सेंटेंस में आना है उसको भी लिखा गया है और जिसमें आपने चेंज करना है वो भी लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल तक हो गई है। मज़ीद ग्रामेटिकल वीडियोस के लिए को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।